हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो सीआरपीसी में मैंने आपसे काफ़ी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। तो उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इन डिटेल, दैट इज़ कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीआरपीसी में कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि आपके लिए पहली चीज़ शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जब भी डेफिनेशन क्लॉज पढ़ें तो करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के साथ में पढ़ें, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से डेवलप हो। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है मेंस में कि व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड व्हेन कैन अ पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं और हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही उसी के लिए ये लेक्चर है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको जनरली सबसे पहले समझना होगा कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में या थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सीआरपीसी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं विच आर ऑफ सीरियस नेचर। ठीक है, और अगर हम सीआरपीसी के डेफिनेशन से देखें तो तब भी इसका मतलब ये निकलेगा। तो 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है, जहाँ पे कहा जाता है कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली मेंशन है, फॉर एग्जांपल द ऑफेंस ऑफ मर्डर, डकैती। ठीक है, तो ये सारे ऑफेंसेस क्या हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग आपने समझ लिया है। इसके बाद में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हेन कैन अ पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। तो हम इसमें 4 सेक्शंस डील करेंगे। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम 41 से 44 चारों सेक्शन डील करेंगे। तो 41 कहता है कि कब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, और फिर 42 कहता है कि कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें है कि अगर कोई पर्सन अपना नाम या एड्रेस पुलिस को गलत देता है और पुलिस को लगता है कि अपना नाम और एड्रेस गलत दे रहा है, किसी ने पुलिस के सामने मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, और पुलिस को लग रहा है, पुलिस ने उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और उसने कुछ भी रैंडमली गलत नाम दे दिया, तो यहाँ पे भी पुलिस के पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैन अ पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं, सेक्शन 42 को अगर हम रीड करें तो उसमें लिखा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर कोई पुलिस के सामने ऑफेंस कमिट करता है और वो अपना नाम और एड्रेस ऐसा देता है कि जो कि पुलिस को लगता है कि दैट इज़ रॉन्ग, तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर 43 में क्या है कि व्हेन कैन अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आप देखिए, आपको लगता है कि पुलिस के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन, प्राइवेट पर्सन्स हैं, जो जिनके पास कोई भी पुलिस की पावर नहीं है, जो कोई भी किसी भी पोस्ट पे नहीं है, कोई भी रिलेटेड पोस्ट पे भी नहीं है, एक नॉर्मल सिटीज़न है, वो भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, जबकि उस पर्सन ने सपोज आप मान लीजिए कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि एक नॉर्मल सिटीज़न को लॉ ऑफ द लैंड पता है। तो सपोज़ किसी ने चेन स्नैचिंग कर लिया, ठीक है, तब उस प्राइवेट पर्सन को पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे विदाउट वारंट और वो पुलिस के सामने उसको ले जाए, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे उस पर्सन को पुलिस के हाथ में दे दे। ठीक है, उस प्राइवेट पर्सन को लॉ अपने हैंड्स में नहीं लेना है, उसको बस उसको अरेस्ट करना है और उसको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे देना है। फिर 44 डिस्कस करता है कि कब मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, अगर उसके जुरिडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है उसके सामने, तब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो जनरली क्या माना जाता है, मजिस्ट्रेट हैज़ द जुडिशियल पावर, उसके पास पावर है कि ऑफेंसेस को ट्राई करने का
लेकिन अगर उसके सामने ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो चाहे किसी और से अरेस्ट करवा दे या खुद अरेस्ट कर ले, अगर उसके जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन एक शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। फिर कुछ और प्रोविजंस है रिलेटेड, जैसे कि सेक्शन 56 कहता है कि अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको पुलिस इमीडिएटली विदाउट एनी डिले मजिस्ट्रेट के पास में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेक्शन 57, जब आप ये आंसर लिखेंगे तो 57 में लिखना है कि अगर पुलिस ने किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो उसका डिटेंशन तब तक ही पुलिस तब तक ही अरेस्ट करेगा जब तक कि जब तक कि रीजनेबल हो। ठीक है, और इन एनी सर्कमस्टांसेस वो डिटेंशन पीरियड 24 आवर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल और फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब इसको आप अगर सेक्शन 167 से साथ में रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि 167 में क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी पर्सन 60 या 90 डेज तक रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में कोई पर्सन 60 या 90 डेज में रह सकता है और पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक रह सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस कब अप्लाई होते हैं? तब अप्लाई होते हैं कि अगर 24 घंटे में भी पुलिस को लगता है कि उस पर्सन का जो जांच पड़ताल होनी है, इन्वेस्टिगेशन होना है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए, तो उस जब मजिस्ट्रेट के पास में ले जाया जाता है जो एक्यूज्ड होता है, अरेस्टेड पर्सन होता है, तब मजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है फॉर अ पीरियड अप टू 15 डेज इन पुलिस कस्टडी एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 और 90 डेज in respect of bailable in respect 60 days or 90 days for the judicial custody। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सेक्शन, जब हम ये आंसर लिखेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट वाला, तो हम इसमें सेक्शन 50 भी लिखेंगे कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट करा है पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने, उसको अपने वो अरेस्ट क्यों हुआ है, उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये कहाँ दिया है? सेक्शन 50 में दिया है। ठीक है, फिर सेक्शन 41 को हम थोड़ा सा और समझेंगे। तो सेक्शन 41 सबसे पहले क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट एंड विदाउट ऑर्डर एंड विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट। कैसे ऑफेंसेस में? अगर उसके सामने ऑफेंस कमिट हुआ है, मीन्स ऑफेंस कमिटेड इन हिज प्रेजेंस, तब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। देन द सेकेंड इज, अगर कोई ऑफेंस है जो 7 साल से कम है और उसके लिए कोई कंप्लेंट पुलिस के सामने आई है या कोई किसी और इन्फॉर्मेशन के थ्रू पुलिस को पता लगता है कि उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है जो कि विच इज़ पनिशेबल अप टू 7 years, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। उसकी भी 4 कंडीशंस हैं। अगर पुलिस को लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट दैट ही हैज़ एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी ज़रूरत है, या फिर अगर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी तो एविडेंसेस डिसअपियर हो जाएंगे, या फिर अगर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी तो जाके विटनेसेस को थ्रेटन करेगा, या फिर अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो उसकी कोर्ट में उसका लाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस होंगे सेक्शन 41 में। फिर सेक्शन 41 में और भी कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर अब मोर देन 7 years हो गया, फिर मोर देन 7 years में तो अरेस्ट कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोई हुआ, उसको अरेस्ट करा जा सकता है विदाउट वारंट, या पजेसर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हुआ, क्लॉज डी। फिर ई है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी ना करने दे तो क्लॉज ई में दिया है। तो ये सारे कंडीशंस आप लिख देंगे। फिर एफ में, अगर कोई पर्सन ने आर्म फोर्सेस को छोड़ा हुआ है, एनी पर्सन हु हैज़ बीन डेजर्टेड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, फिर अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्राडिशन का मामला चल रहा है, यानी जैसे कि विजय माल्या पे चल रहा था, आपने पढ़ा होगा, यानी कि कोई जिसके लिए फॉरेन कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं और वो एक्स्ट्राडिशन का केस चल रहा है। फिर अगर कोई रिलीज कन्विक्ट है जिसने कि रूल्स ब्रेक करे हैं, और अगर किसी ठीक है, तो यही सारे कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 41 में
मेंशन है। तो 42, 43, 44 जितना मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करा आपको उतना ही लिखना होगा। 41 थोड़ा सा आप बैराक से देख लीजिएगा, उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो सबसे पहले यू विल राइट दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस विच आर ऑफ सीरियस नेचर। देन अकॉर्डिंग टू क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज C, cognizable offence means and in respect of which a police has power to arrest without warrant under the provisions of the code. ठीक है, so thank you for watching the lecture. I am signing off.